अस्सलामुअलैकुम, यह है सच न्यूज और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी, आगाज करें इस दुआ के साथ। ए अल्लाह, अपनी रहमत से हमारे लिए मुश्किलात के हल का दरवाजा खोल दे। मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। आगाज करें और खबर दें, सिंध हुकूमत कराची समेत अंदरून शहर चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने की इजाजत दे दी। वजीर ट्रांसपोर्ट अवैध शाह और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात के बाद सिंध हुकूमत ने कराची समेत अंदरून शहर चलने वाली ट्रांसपोर्ट खोलने की इजाजत दे दी है। वजीर ट्रांसपोर्ट ने एसओपीज पर अमल दरामद के लिए मॉनिटरिंग और इंस्पेक्शन टीम भी बना दी है, जिसमें ट्रांसपोर्ट और रेवेन्यू के अफसरान शामिल होंगे। वजीर ट्रांसपोर्ट अवैध शाह का कहना है कि कराची शहर के अंदर कल से ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाजत दी गई है। तमाम ट्रांसपोर्टर्स को बनाए गए एसओपीज पर अमल करना पड़ेगा। ताहम एसओपीज पर अमल न किया गया तो गाड़ियां बंद कर दी जाएंगी। तमाम गाड़ियों में इजाफी मुसाफिर भी नहीं बिठाए जाएंगे। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैध शाह ने कहा कि कराची में कल से ट्रांसपोर्ट खोल दी जाएगी। ट्रांसपोर्टर्स ने एसओपीज पर अमल दरामद की भी यकीन दहानी कराई है। हमने एसओपीज तो पहले डिसाइड कर ली थी, लेकिन आज मीटिंग के बाद हम इंशाअल्लाह कल सुबह से कराची में ट्रांसपोर्ट, इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट, जो कराची शहर की ट्रांसपोर्ट है, उसका ऐलान करते हैं कि वो कल से इंशाअल्लाह कराची में स्टार्ट हो जाएगी, बशमूल ऑनलाइन सर्विसेज के। ऑनलाइन सर्विसेज में नाम नहीं लूंगा, इसमें सब सर्विसेज आ जाती हैं। आज मीटिंग इसलिए ट्रांसपोर्टर्स को सबको बुलाया गया था और मीटिंग तफसीली इसलिए हुई कि एसओपीज पे इंप्लीमेंट करवाना लाजमी है, और ये पहले भी म्यूचुअली अंडरस्टैंड हुआ था, सबने इस चीज पे राय दी थी, और एसओपीज जो बनाई गई थी वो भी सारे ट्रांसपोर्टर्स को कॉन्फिडेंस में लिया गया। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा कि सिंध में विफाक के फैसलों का इतलाक होगा। कोरोना के बायस सूरत हाल तशवीशनाक है, वायरस फैल चुका है, अब इसके साथ ही रहना होगा। ये वायरस कोई हमारा लोकली वायरस नहीं है, ये बाहर से आया है, तो इसको टाइम जो है गुजर गया, अब तो इस वायरस फैल चुका है और एक लंबे अरसे के लिए हमें इसके साथ रहना है। जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती तो इसलिए सब चीजों को बंद भी नहीं रखा जा सकता और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी पड़ेंगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, चीनी महंगी करने वाले पीटीआई के लोग चोर हैं। चीनी पर सब्सिडी देकर जेबें भरी गईं। इलेक्शन कमीशन में भी पीटीआई की चोरी पकड़ी गई। तो अरब का नुकसान हो चुका है, और सिर्फ 10 करोड़ की नालायकी से अगर ये 10 करोड़ का वक्त पे स्प्रे कर देते तो आज 800 अरब का नुकसान बचाया जा सकता था। उसकी फिक्र नहीं है, कोरोना की फिक्र नहीं है कि महकमा सेहत के मुताबिक लाहौर शहर के अंदर 6 लाख अफराद कोरोना से मुतासर हो चुके हैं। बाकी सूबे की क्या हालत है, बाकी मुल्क की क्या हालत है, वो फिक्र नहीं है। उसे फिक्र है ना कोरोना को खत्म करना है, ना टिड्डी दल को खत्म करना है, ना गुर्बत को और बेरोजगारी को खत्म करना है। उसने मुस्लिम लीग नून के लीडरों को अंदर करना है। मैं जेल काट के आया हूं, शाहिद खाकान अब्बासी काट के आए हैं, साद रफीक काट के आए हैं, राना सनाउल्लाह काट के आए हैं, और मिफ्ता इस्माइल काट के आए हैं, दीगर हमारे लोग काट के आए हैं। क्या निकला उसमें? सबके सामने साबित हुआ कि झूठे केसों में हमें अंदर किया गया, चूंकि हम हुकूमत पे तनकीद करते हैं, चूंकि हम हुकूमत की नाकामियों को बयान करते हैं। तहरीक इंसाफ और नून लीग आमने सामने। फरूख हबीब कहते हैं, नून लीग वालों के अकाउंट्स में मुर्दे रकम जमा कराते हैं। अली मोहम्मद खान बोले, तहरीक इंसाफ पर अकाउंट्स की तफसील ना देने का इल्जाम था, तमाम तफसीलात दे चुके। बाकी आपके जो सवालात हैं उसके जवाबात हमने दे दिए। सब अकाउंट की डिटेल तहरीक इंसाफ जो है वो जमा कर चुकी है, लेकिन अब वो कहते हैं कि लेने के देने पड़ गए। आज हमारी उस दरख्वास्त पे हीयरिंग हुई है जो मैं समझता हूँ बहुत तारीख साज है। हमने 2020 में एक दरख्वास्त जमा की, ये 1 दिसंबर 2017 पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक जजमेंट आई थी हनीफ अब्बासी वाली केस में। हमारा पिटिशन, हमारी दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में ये है कि बहुत सी सियासी जमातें ऐसी हैं, अल्लाह के करम से हम नहीं हैं, हमारा सारा कुछ ऑडिटेड है, सारा कुछ ऑडिटेड है, गेजेटेड है, और वो इलेक्शन कमीशन के वहाँ उनके सारे रिकॉर्ड में हम वो पेश कर चुके हैं। लेकिन बहुत सी सियासी जमातें ऐसी हैं, बदकिस्मती से उसमें वो जमातें भी शामिल हैं
जिन्होंने पाकिस्तान में हुकूमत की है का कोई हिसाब है, ना ही ये शनाख्ती कार्ड देने को तैयार हैं। जब शनाख्ती कार्ड पूछेंगे तो इनको तफसीलात देनी पड़ेंगी कि किस शख्स ने ये पैसे जमा करवाए। अगर उस शख्स ने पैसे जमा करवाए तो क्या वो शख्स जो है वो फॉरेन नेशनल है, क्या वो शख्स कोई कंपनी है, क्या वो कानून की खिलाफ वर्जी हुई है उसके अंदर, वो रिकॉर्ड हमेशा की तरह देने को ये तैयार नहीं है। तो इन्होंने अपनी उस रवायत को जो है वो बरकरार रखा हुआ है जो कि इनका वतीरा है हमेशा से। आमदन से जायद असासजात केस में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने नैब में पेश होने के बजाय जवाब जमा करा दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में नैब में गिरफ्तारी के खदशे के बायस लाहौर हाई कोर्ट में अबूरी दरख्वास्त दायर की थी। ताहम साबिक जज शरीफ हुसैन बुखारी के इंतकाल के बायस दरख्वास्त पर समाअत न हो सकी और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम अली ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त को कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। शहबाज शरीफ की जानिब से दरख्वास्त जमानत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि तमाम असासे डिक्लेयर हैं, नैब के पास मनी लॉन्ड्रिंग के कोई सबूत मौजूद नहीं, इल्जामात झूठे और बेबुनियाद हैं, लिहाजा गिरफ्तारी से रोका जाए। पाकिस्तान में कोरोना बेकाबू हो गया। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 76,398 तक पहुंच गई है, जबकि एक दिन में 78 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 1,621 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 24 घंटों में 16,548 टेस्ट किए गए, जिनमें 3,938 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। अब मजमूई तौर पर 5,77,974 टेस्ट किए जा चुके हैं। सिंध में कोरोना वायरस के दीगर सूबों से ज्यादा 29,647 मरीज सामने आए हैं, जबकि 503 मरीज कोरोना के बायस जान की बाजी हार चुके हैं। पंजाब में कोरोना के मरीजों की तादाद 27,850 है, जबकि इससे हलाकतें 540 हो गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के मरीजों की तादाद 10,485 हो चुकी है, जबकि अमवात 482 हो गई। कोरोना वायरस के बलोचिस्तान में 4,514 मरीज अब तक रिपोर्ट हुए हैं, जहां 49 अफराद इस मर्ज से इंतकाल कर चुके हैं। विफाकी दारुल हुकूमत में 2,893 कोरोना वायरस के मुतासरा मरीज हैं, जबकि 30 अफराद इस वबा से जान की बाजी हार चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 738 कोरोना वायरस के मरीज सामने आए हैं, जबकि इससे 11 अफराद जाँ बहक हुए हैं। आजाद कश्मीर में कोरोना के अब तक 271 मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि इस वायरस से 6 मरीज जाँ बहक हो चुके हैं। कोरोना वायरस के मुल्क में 47,667 मरीज अब भी अस्पतालों और करंतना मराकज में जेर इलाज हैं, जिनमें 824 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 27,110 मरीज इसी बीमारी से सेहतयाब हो चुके हैं। लाहौर में वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। 16 हैं, मुजफ्फरगढ़ में 3 है, मिला जुला के ग्रैंड टोटल जो हमारे पास क्रिटिकल पेशेंट्स का आ रहा है वो 251 है, 251। ये वो पेशेंट्स हैं जिनको हम क्रिटिकल कहते हैं, जिनको या तो आईसीयू की जरूरत है या वेंटिलेटर्स की जरूरत है। और ये मैं आपको बता दूं कि सिर्फ ये नहीं है, हमने आपको सारा डेली लाहौर का, खासतौर में लाहौर के ऊपर आजकल बहुत शोर मचा हुआ है कि शायद लाहौर में कोई हम फिगर्स छुपा रहे हैं, तो हम बार बार आपको लाहौर की फिगर्स भी दिखा रहे हैं। अच्छा, कंट्रोल रूम आपको पता है कि हमारा एस्टैब्लिश हुआ है। मैं जरूर चाहूंगी कि यहाँ से फारिग होकर आप हमारा कंट्रोल रूम पे एक दफा नजर जरूर मार दीजिए। यू विल हैव एन आइडिया। एक कंट्रोल रूम है जो पूरे पंजाब का कंट्रोल रूम है, और एक कंट्रोल रूम है जो आपको कल असद साहब अपने इधर कंट्रोल रूम में जो लाहौर का कंट्रोल रूम डेवलप हुआ है, कि हम किस तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपको हर वक्त इंफॉर्मेशन दी जाए और बताया जाए। अब आ गया जी जो बहुत इस वक्त कंट्रोवर्शियल खबर बनी हुई है, वो कंट्रोवर्शियल खबर ये बनी हुई है कि एक समरी हाँ 30%। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं, ये आपके पास, आपने ये दे दिया ना इनको, आप सबके पास ये पेपर भी है, आप सबको भी देते। इसमें अगर आप बेड ऑक्यूपेंसी देखिए ना लाहौर में, तो इस वक्त टोटल बेड ऑक्यूपेंसी 539 है, जो कि कंपेयर टू व्हाट वी हैड 9 days ago, इट वाज 817, कम होकर 539 हो गई है, क्योंकि अब हम सिर्फ अस्पताल के अंदर वो मरीज रख रहे हैं जो सिम्टम्स वाले हैं या खुदा ना खास्ता क्रिटिकल हों। ये सारी आपको फिगर्स दी। अच्छा जी, एक
समरी निकली जिसके बारे में ब्रेकिंग न्यूज आ रही थी हर तरफ। ये इसके बारे में थोड़ी सी मैं डिटेल बताऊं कि ये क्या थी। एक स्वाब सैंपलिंग के लिए हमें कहा गया था बाय दी कैबिनेट कमेटी कि हमने क्योंकि कोरोना वायरस को कम्बैट करना है तो हम कोई वर्किंग ग्रुप बना के एक बाकायदा सैंपलिंग करके एक आइडिया दें कि इस वक्त कितने लोगों की तादाद हो सकती है जो इन्फेक्ट हो गए। और इसके अंदर इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हमने आपको पहले भी बताया था, इसके अंदर येल यूनिवर्सिटी से, उसके बाद सेंटर फॉर इकोनॉमिक रिसर्च इन पाकिस्तान वो इसके मेंबर थे, महबूबुल हक रिसर्च सेंटर लम्स इसके अंदर शामिल है, आसिम ख्वाजा साहब फैकल्टी डायरेक्टर फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, अदनान खान लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और रिसर्चर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्ज टाउन एंड वाशिंगटन। ये मतलब एक इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप बनाया गया और उनको कहा कि ये हमने नोटिफाई इनको किया 28 अप्रैल को और उनसे कहा कि आप हमें एक सैंपलिंग करके कुछ फ्यूचर की प्रोजेक्शन बताएं कि हाउ डू यू थिंक द डिजीज इज गोइंग टू बिहेव। उन्होंने टोटल टेस्ट जो परफॉर्म किए ना पूरे पंजाब में वो 35,000। हमने इसमें से एक बड़ा ग्रुप जो था, क्योंकि पंजाब में लाहौर सबसे बड़ा मसला था, वो थे 21,000 जो थे ना वो सैंपल्स किए गए लाहौर के अंदर 21,732 और सैंपलिंग का अपना उनका एक बाकायदा तरीका था जो ये सारे एक्सपर्ट्स ने हमें बताया। क्योंकि हमने पूल टेस्टिंग की, हमने कुछ पैसे बचाए, इसके ऊपर तकरीबन खर्चा हमारा 6 करोड़ रुपए आया। ये जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि जब आप कोई सैंपल रिसर्च करते हैं जिसपे खर्चा भी आता है, इसका तकरीबन 6 करोड़ रुपए खर्चा आया। और ये जब हमारे पास इसका रिजल्ट सामने आया तो लाहौर के अंदर, क्योंकि लाहौर हम आपको पता है हमारा एपी सेंटर है, लाहौर के अंदर कनेक्टिव जो इन्फेक्टिविटी है वो कोई तकरीबन हमारी आई है 5.1 to 5.18, मतलब एक डिफरेंट कुछ एरियाज हॉटस्पॉट में थोड़ा सा ज्यादा था, लेकिन ओवरऑल 5.8 हमारी इन्फेक्टिविटी आई है। इन्फेक्टिविटी का ये मतलब है कि हम कितने लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं। अगर हमने सैंपल के अंदर से 5.8% लोग इन्फेक्टेड थे जो आपके सामने सैंपल रखा है, तो चांसेस ये हैं, क्योंकि ये ब्रॉड बेस्ड सैंपल था, कि इतने लोग को शायद वायरस लगा हुआ है। Now these are extrapolated figures. Extrapolation ये कि दिस इज एक्चुअली साइंटिफिक डेटा जो आप इस्तेमाल करते हैं अपना आइंदा एक डिजीज को कम्बैट करने के लिए कि हमने क्या करना है आइंदा के लिए। सबसे पहली तो बात यह है कि जब ये रिजल्ट मेरे सामने आए हैं तो जो पहला काम हमने किया था वो आपके सामने है कि आज से 15 दिन पहले 3 या 4 मीटिंग्स करके हमने लाहौर को मजीद मजबूत कर दिया। वी इंश्योर्ड, अब जैसे हम इस वक्त जो हमारा कोरोना हॉस्पिटल है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हाई डिपेंडेंसी यूनिट में भी कन्वर्ट करें। हालांकि इस वक्त भी हमारे पास 60% 70% है जगह, लेकिन यू ऑलवेज प्लान फॉर द वर्स्ट। आप हमेशा याद रखें आप वर्स्ट के लिए प्लान करते हैं, होप फॉर द बेस्ट। और कुछ अल्लाह ताला की खास हमारे सर पे मेहरबानी है कि अभी भी अल्लाह ताला ने वो जो तादाद हम समझ रहे थे कि इतनी आएगी वो अभी भी नहीं आपके सामने आई। तभी हमने रीअश्योर करने के लिए बार बार हम लोगों ने आपके वेबसाइट्स पे हर चीज पे इंफॉर्मेशन डाली है। और लेकिन अगर कोई बंदा जाके कहे नहीं जी मैं पीके लाई जाना हो किधरे नहीं जाना, तो दैट्स नॉट फेयर ना। हमने तो हर अस्पताल में जगह रखी हुई है और हर अस्पताल में डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। इस वक्त मैंने डॉक्टर असद से पूछा था, डॉक्टर असद साहब यहाँ बैठे हुए, इस वक्त को हमारे 28 वेंटिलेटर्स खाली पड़े हैं। 28 और 30 वेंटिलेटर्स आर लाइंग वेकेंट इन जस्ट फॉर कोविड पेशेंट्स। इसी तरीके से हर हॉस्पिटल के अंदर नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स जो अवेलेबल है, कल वो आप जाएंगे इनके कंट्रोल रूम में तो आप देखेंगे कि वेंटिलेटर्स जो है वो, तो ये तो इतना बहुत ज्यादा कल शोर मचा। देखें 15 तारीख को एक समरी मूव की गई बाय द डिपार्टमेंट कि हमें खदशा है, दिस इज एन एक्स्ट्रापोलेटेड फिगर, हमें खदशा है कि क्योंकि 5.8% इन्फेक्टिविटी आई है तो शायद इतने लोग कैरी कर रहे हों इस वायरस को, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स। आप खुद देखिए कि अफगान से जो लोग आए थे
92% बिल्कुल सेहतमंद। जिन लोगों को हमने एक्सपो सेंटर में रखा वो भी बिल्कुल सेहतमंद थे, बल्कि लड़ते थे हमसे, उछल उछल के दिखाते थे कि देखिए हम सेहतमंद हैं, आपने क्यों हमें अंदर बंद किया है। बेसिकली हमारी खुश नसीबी है कि हमारा अभी भी यंगर ग्रुप है, और उस यंगर ग्रुप के अंदर अभी भी जो लोग हैं वो कंपैरेटिवली रेजिस्ट कर रहे हैं इस इन्फेक्शन को, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी रिपोर्ट ने ये बताया है कि जो 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं वो ज्यादा वल्नरेबल, और कोमॉर्बिडिटीज वाले भी लोग ज्यादा वल्नरेबल है। ये सारी इंफॉर्मेशन इतला इसकी दी कि आप एक जब रिसर्च करते हैं और कैबिनेट कमेटी में पैसे खर्च करने की हमें इजाजत दी, इसकी रिपोर्ट जो है वो भी आगे भेजी गई, और ये बताया गया कि बेहतर होगा कि अगर हम कुछ देर के लिए, ये एक्सपर्ट्स का ओपिनियन था कि बेहतर होगा कि अभी आप बंद रखें। अब मकसद ये है एक्सपर्ट्स का ओपिनियन देना कि भाई आपको पता है इस वक्त भी डॉक्टर्स कहते हैं आप लॉकडाउन रखें। आप देखें पाकिस्तान की इस वक्त सिचुएशन क्या हुई। आप 45% रेवेन्यू माइनस रेवेन्यू जनरेशन पे चले, 45 to 50%। कल लोग जो हैं आप 2 महीने 3 महीने के लिए तो पैसे बांट सकते हैं। पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क बहुत अरसा तो ये काम नहीं कर सकता। तो आपकी इकोनॉमी की रिवाइवल के लिए बहुत अहम था एक कैलकुलेटेड, यू हैव टू टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क। और मैं तो कहती हूं कि बहुत अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट टुक अ डिसीजन और उन्होंने कहा कि खोलें आप। आज अगर मैं 16 दिन के बाद सिचुएशन देखूं तो मेरे लिए अभी भी अलार्मिंग सिचुएशन है। नंबर ऑफ केसेस हैव इंक्रीज डेफिनेटली, पर वही वाली बात है, एक घर में सीरियसली बीमार है, उसके 8 बंदे जो उसके कॉन्टैक्ट है वो कंपैरेटिवली दे आर ऑल राइट। अब आज का जो टेक होम मैसेज है जो सबसे जरूरी, हम सपोज कर लेते हैं कि इतने लोग कम्युनिटी में हैं, तो आज लाहौर के लोगों को पता होना चाहिए कि कोई बिकॉज इज अदरवाइज गॉट, तो आपने अपने आप को बचाना है, आपने अपने आप को बचाना है ना, हिफाजत अपनी करनी है इस सोच के साथ कि अगर इतने लोग हैं तो हमें जितना परहेज हम कर सकते हैं वो बेहतर है। और परहेज के लिए जो आज आप सबने किया कि मास्क पहना हुआ है, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि जिस तरीके से मैंने मास्क पहना इस तरह पहने, नाक के ऊपर और मुंह के ऊपर, ये पहन के रखा करें। कीप इट ऑन योर नोज एंड दिस हैज टू बी एक्चुअली लाइक दिस, इट हैज टू बी प्लेस्ड लाइक दिस। इसके ऊपर वो आपको पता है सख्त, ताकि आपका मास्क आपके मुंह को बिल्कुल इनक्लोज करके रखे। वजह ये होती है कि बेटा ये एक सदका जारिया होता है कि अगर खुदा ना खास्ता मुझे कोई तकलीफ है तो किसी और को ना पहुंचे, मैं खांसूं छींकूं बात करूं तो जो मेरी ड्रॉपलेट्स हैं वो इधर ही रुक जाएंगी और दूसरा बंदा जो बात करेगा उसके उधर। 40%, दिस इज अ प्रूवन फैक्ट, 40% आपकी इंफेक्शन जो है वो रुक जाएगी इसके साथ। 40% ऑफ इंफेक्शन विल स्टॉप जस्ट बिकॉज यू वेयर अ मास्क, just because you wash your hands, just because you don't touch your face, just because you're not shaking hands। आप मेरी बात समझ रहे हैं? 40 से 50% आपकी इंफेक्शन रुकेगी। और इस वक्त जिस तरह मैंने आपको बताया, इंशाल्लाह इस हफ्ते हम प्लान आउट कर रहे हैं एक बहुत बड़ा रोबस्ट कैंपेन टू क्रिएट मोर एंड मोर अवेयरनेस। तो इसलिए मैं ये कई दफा कहती हूँ, फिर तुमने उतारा, अब पहन के रखना है, ठीक है जी ना, नहीं मैं वजह बताऊं बेटा। इंपॉर्टेंट है कि ये एक प्रैक्टिस करना पड़ता है इसके ऊपर। आप जब उतारते हैं ना पानी पीने के लिए, तो आप इधर से उतारें, खाना इधर से उतारें और ऐसे ही वापस लगा दें, बजाय ऐसे ऊपर नीचे स्लिप करने की। ठीक, एक तो ये बात इंपॉर्टेंट। फिर ये है कि आपका भी फर्ज बनता है, मेरा भी फर्ज बनता है, मीडिया का भी फर्ज बनता है कि हर बंद कहें भाई मास्क पहन लो। यू कांट अफोर्ड अ मास्क, आप कपड़े से ढक लो अपना मुंह, आप मफलर से ढक लो, आप कपड़े से कुछ कर लो। और आप ये सोचें कि औरतों में अभी भी तादाद सिर्फ 25% है, 75% मर्द वो हैं। और वजह ये है, वन ऑफ द बिग रीजंस इज मेजॉरिटी ऑफ वुमेन कवर देयर फेसेस, करती है ना अपना मुंह कवर, तो मेजॉरिटी ऑफ देम आर सेफ। ये सारे आपके सामने आज प्रेस ब्रीफिंग बड़ी जरूरी थी कि कल से बहुत बड़ा शोर मचा, रौला पड़ गया कि शायद हम खुदा ना खास्ता कोई चीज छुपा रहे हैं। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, हमारा कोई इरादा नहीं है किसी किस्म की कोई फिगर को छुपाने के लिए। उस वक्त ये रिकमेंडेशन गई थी
since we had already it was कि भाई सारा खुल रहा है तो खोल दिया गया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है खुदा का कि हमारी साइंटिफिक प्रोजेक्शन बहुत हद तक इज नॉट, हाँ ऑन द अदर हैंड नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पीपल बढ़ रहे, आपको भी पता है और मुझे भी पता है, क्योंकि हम एहतियात नहीं कर रहे। हर घर के अंदर अब आप सुनते हैं कि किसी न किसी को हो गया, तो मकसद ये है कि इस चीज पे तो बहुत अरसे से हुकूमत शोर मचा रही थी, आप मेहरबानी करके दोबारा बार बार मैसेज ये दें कि प्लीज अपनी हिफाजत आप खुद करें। कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने सबके सामने इल्तिजा की, आप सोच सकते हैं कि आप सबकी जिंदगी हमें बहुत अजीज है, हम कितनी मुश्किल में होंगे कि हम काम खोलने की। ब्रेक के बाद आपको बताएं, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान कहते हैं दुकानें और मार्केट शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी, जबकि शहरी हुकूमती SOPs पर अमल भी करेंगे। SOPs के तहत सियाहती शोबा खोल रहे हैं और मॉनिटर करे ताकि ये अपने घरों में क्वारंटीन हो जाए, क्योंकि हुकूमत के साथ इतनी फैसिलिटीज है भी नहीं, और उनके लिए भी ये अच्छा होगा कि वो अपने घर में अपने आप को आइसोलेट करे, अपने उसमें घर में रहे, तो ये बेहतर होगा। और मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहूंगा कि जो लोग मनफी प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर हुकूमत के खिलाफ कर रहे हैं कि हुकूमत ओवरसीज के लिए कुछ नहीं कर रही है, तो ये बिल्कुल गलत है। हमने कोशिश की थी कि वहां पर मैं इस वक्त उसमें मुराद सईद का जो किरदार है मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा कि उन्होंने एम्बेसी के साथ रब्ता करके वहां पर लोगों को राशन पहुंचाया था। रियाज में जो हमारे लोग हैं, UAE में है या सऊदी अरेबिया में है, उनको उनके घरों तक जहां पर वो रिहाइश पजीर है उन्होंने राशन पहुंचाया था। उनका एक और मसला जो टिकट्स के हवाले से उनका मसला है, तो उस पर ऑलरेडी हम का फोकस है, इंशाल्लाह उनका ये मसला भी जल्द हल हो जाएगा। प्रपोजल ये है कि 11 तारीख के बाद ये जितनी भी फ्लाइट्स है ये ओपन हो जाएंगे, तो लोगों का आना जाना जो है वो और आसान हो जाएगा। जो इनकी ग्रीवेंसेस थी ओवरसीज की, इंशाल्लाह वो तकरीबन हल हो चुके हैं। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं पहले दिन से SOPs पर अमल दरामद का कह रहा हूं, अवाम की तरफ से ताउन में बेहतरी आई है। 1.5 माह स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया और ये वही वक्त था कि हम आवाम से अपीलें करते रहे, गुजारिशात करते रहे, रिक्वेस्ट करते रहे कि वो SOPs पे अमल दरामद करें ताकि कोरोना का तदारुक हो सके, रोकथाम हो सके। ये ज्यादा ना पहले लोगों ने हमारा जो है ज्यादा इसको सीरियस नहीं लिया, SOPs पे उन्होंने अमल दरामद नहीं किया। गो के SOPs के वायलेशन में 21,820 अफराद हमने अरेस्ट किए, जिनमें 522 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज हुए, 1102 शॉप्स हमने सील किए। अब पब्लिक में ये अवेयरनेस जरूर मौजूद है, लोग रियलाइज कर रहे हैं, लोग अफेक्ट भी हो रहे हैं, और इस परेशानी के आलम में अब लोगों में एक रियलाइजेशन है, ताउन की जो सतह है वो बेहतर हो गई है। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में सुप्रीम कोर्ट ने विफाकी हुकूमत से 4 सवाल के जवाब मांग लिए। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि विफाक को जजिस की जायदादों से क्या मसला है, क्या जजिस पर बगैर शवाहिद और शिकायत के सवाल उठाया जा सकता है, ठोस शवाहिद नहीं है तो जजिस की साख्त पर सवाल क्यों उठाया जाता है। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी फुल कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत की। साबिक वजीर कानून फरोग नसीम, वजीर आजम की मुआवने खुसूसी शहजाद अकबर और सेक्रेटरी बराए कानून इंसाफ मलाइका बुखारी सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हुए। जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकील मुनीर ए मलिक ने फरोग नसीम पर एतराज उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में वाज़ेह कर दिया, सरकार की तरफ से प्राइवेट वकील पेश होकर दलाइल नहीं दे सकता। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि विफाकी हुकूमत को नुमाइंदगी का मुकम्मल हक हासिल है। एक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर रिटायर्ड हुए, दूसरे अटॉर्नी जनरल ने मुकदमे की पैरवी से मुआजरत कर ली। अब अदालत की मुआवनत के लिए विफाकी हुकूमत ने वकील तो करना है, एतराज मुनासिब नहीं है। हम आपकी दरखास्त पर फैसला जारी करेंगे। फरोग नसीम ने कहा कि लंदन की 3 जायदादें मोअज़्ज़िज़ जज के बच्चों और अहलिया के नाम पर हैं। असल सवाल है कि जायदादें किन जराए से खरीदी गयी, पाकिस्तान से जायदादें खरीदने के लिए पैसा बाहर कैसे गया। मनी ट्रेल नहीं देते तो ये मिसकंडक्ट है। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि ठोस शवाहिद नहीं है तो जजिस की साख पर सवाल क्यों उठाया जाता है। क्या हुकूमती इक़दाम जजिस और अदलिया की आज़ादी के खिलाफ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फरोग नसीम से 4 सवालात पर जवाब और दलाइल तलब करते हुए कहा कि इल्जाम है कि जस्टिस काजी फाइज के खिलाफ मवाद गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा किया गया। आपने मवाद को कानूनी इकट्ठा करने पर दलाइल देने हैं। शिकायत असासजात रिकवरी यूनिट को क्यों भेजी गयी और सदर मुमलिकत या जुडिशल काउंसिल को क्यों नहीं भेजी गयी।
जस्टिस मकबूल बाकिर ने कहा कि असासजात रिकवरी यूनिट ने किस हैसियत से मालूमात इकट्ठी की। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा कि वफाकी हुकूमत को वहीद डोगर की शिकायत की कॉपी दरख्वास्त गुजार जज को फराहम करनी चाहिए थी। वहीद डोगर की शिकायत की दस्तावेजात का 10 मरतबा अदालत ने पूछा। मीडिया पर कई बार दस्तावेजात दिखाई गयी, लेकिन अदालत को नहीं दी गयी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि असासजात रिकवरी यूनिट क्या है, पहले ये बताया जाए। शिकायत यूनिट तक कैसे पहुंची और इस यूनिट का आर्टिकल 209 के साथ क्या ताल्लुक है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल में मरकजी मुलजिम तारिक महमूद की जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर कर ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस आमिर फारूक ने प्रोसिक्यूटर FIA से इस्तफसार किया कि किसने ब्लैक मेलिंग की, किसने किसको ब्लैक मेल किया, क्या नाकाबिल तरदीद सबूत है कि तारिक महमूद ने जज को ब्लैक मेल किया। जिस पर प्रोसिक्यूटर FIA ने जवाब दिया कि जज अरशद मलिक के मुलाजमीन ने बयान दिया है कि तारिक महमूद ने जज को वीडियो के जरिए ब्लैक मेल किया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तफसार किया कि तारिक महमूद को कितने अरसे से जेल में रखा हुआ है। तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया कि 10 माह से तारिक महमूद अडियाला जेल में है। जस्टिस आमिर फारूक ने तफ्तीशी अफसर से मुकालमा करते हुए इस्तफसार किया कि लग रहा है कि आपके पास नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद नहीं, क्या आपने वीडियो देखी? आपकी रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं है। अदालत ने रिमार्क दिया कि FIA की फ्रांसिक रिपोर्ट और जज का बयान है कि वीडियो दुरुस्त है, ताहम मियां तारिक के खिलाफ इस हवाले से क्या सबूत हैं? जिस पर तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया कि वीडियो देखी है, जज गैर इखलाकी हालत में है और उनकी वीडियो बन रही है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क दिए कि इसमें जज भी कसूरवार है। मोहम्मद असलम खोखर, सच न्यूज, इस्लामाबाद। जाली बैंक अकाउंट्स के अहम तरीन किरदार और आमनी ग्रुप के सरबराह अनवर मजीद को रिलीफ न मिल सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी के करीबी साथी ख्वाजा अनवर मजीद की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस लुबना सलीम परवेज ने ख्वाजा अनवर मजीद की दरख्वास्त जमानत पर फैसला सुनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि ख्वाजा अनवर मजीद रिलीफ के मुस्तहिक नहीं है। ख्वाजा अनवर मजीद ने तिबी बुनियादों पर जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर रखा था और बैरून मुल्क इलाज कराने की इस्तदा कर रखी थी। नायब ने अदालत को बताया कि ख्वाजा अनवर मजीद मनी लॉन्ड्रिंग, शुगर सब्सिडी में करप्शन समेत कई मुकदमात में मरकजी मुलजिम हैं। अनवर मजीद पर शुगर सब्सिडी में अपने मुलाजमीन को जाली काश्तकार जाहिर करके रकम हड़प करने का इल्जाम भी आयद है और वो जाली बैंक अकाउंट्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग में मरकजी किरदार है। हुकूमत सिर्फ कानून के मुताबिक मेयर इस्लामाबाद को मुअत्तल कर सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेयर इस्लामाबाद की बहाली का तफसीली फैसला जारी कर दिया। तफसीली फैसले में कहा गया कि हुकूमत सिर्फ कानून के मुताबिक मेयर इस्लामाबाद को मुअत्तल कर सकती है। कानून के मुताबिक जिस शख्स पर इल्जाम लगा उसे सफाई का मौका भी मिलना चाहिए। मेयर इस्लामाबाद की मुअत्तली में कानून को नजरअंदाज कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि मेयर इस्लामाबाद पर इंक्वायरी में नजरअंदाज होने का इल्जाम लगाकर लेकिन सबूत भी कोई साबित नहीं हुआ। मेयर इस्लामाबाद पर इल्जामात लगाए गए लेकिन सफाई का मौका नहीं दिया गया। महज इल्जामात पर कमीशन ने मेयर इस्लामाबाद को मुअत्तल करने की सिफारिश की। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से वाटर टैंकर्स के जरिए आलूदा पानी की फराहमी के खिलाफ दरख्वास्त पर फौरी समाअत की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। सिंध हाई कोर्ट में वाटर टैंकर्स के जरिए आलूदा पानी की फराहमी के खिलाफ दरख्वास्त पर जस्टिस उमर सयाल ने समाअत की। इस दौरान जस्टिस उमर सयाल की जानिब से दरख्वास्त पर फौरी समाअत की इस्तदा मुस्तरद करते हुए कहा गया कि तातीलात में दरख्वास्त की फौरी समाअत नहीं कर सकते। गंदा पानी पीने से शहरी बीमार हो रहे हैं और मर रहे हैं। इस संगीनी से अदालत भी आगाह है। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मजीद कहा कि पानी की किल्लत और गंदे पानी के मामले को वाटर कमीशन देख रहा है। लाहौर हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से जायद फीसेस वसूल करने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर सूबाई हुकूमत समेत फरीकैन से 9 जून को जवाब तलब कर लिया। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने जुडिशियल एक्टिविज्म पैनल की दरख्वास्त की समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अदालत ने प्राइवेट स्कूल्स की जायद फीसें वसूल न करने का हुक्म दिया गया था। इसके बावजूद प्राइवेट स्कूल बच्चों से जायद फीसें वसूल कर रहे हैं। महकमा तालीम के अफसरान भी अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं करा रहे। अदालती अहकामात पर अमल दरामद न कराना तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। इस्तदा है कि अदालत स्कूलों की इंतजामिया और महकमा तालीम के अफसरान के खिलाफ
توہین عدالت کی کارروائی کرے. دلائل کے بعد عدالت نے صوبائی حکومت سمیت فریقین سے 9 جون کو جواب طلب کر لیا. لاہور میں بھی قیمتیں کم ہونے کے بعد پیٹرول نایاب ہو گیا، جس کے باعث شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے. مزید کیا کہتے ہیں شہری، انہی سے جانتے ہیں. پیچھے سے پیٹرول مل رہا ہے، پھر یا کہ تو پیچھے سے پیٹرول نہ مل رہا ہو، پھر بندہ کہتا ہے پیچھے سے نہیں مل رہا. جب پیچھے سے ہر چیز اویلیبل ہے، ہر چیز ہے، تو پھر آپ دیکھ لیں وہ عوام کو پریشان کیا جا رہا ہوگا. بعد میں 1 کلو پیدل آ رہا ہوں میں، ادھر آئے تو کہہ رہے پیٹرول نہیں ہے، ادھر گئے وہی بند آ گئے. صحیح کہہ رہے جیسے مریض ہے، کوئی ایمرجنسی جانا ہو، لیڈیز اور فیملی ہو، کیا کرے گا. دنیا بھر میں نفرت اور ظلم کا بازار گرم کرنے والا امریکہ تاریخ کی بدترین آگ میں چلنے لگا. بدترین ہنگاموں کے خوف سے امریکی صدر کو وائٹ ہاؤس کی بل میں گھسنا پڑ گیا. ادھر امریکہ کے بعد اب احتجاج کا سلسلہ پوری دنیا میں پھیل گیا ہے، جہاں امریکہ کے خلاف شدید نفرت اور بیزاری کا اظہار کیا گیا ہے. جلتی گاڑیاں، دھوئیں سے اٹی سڑکیں، تباہ حال پولیس سٹیشنز، یہ مناظر ہیں امریکہ کے، جس نے ایسی ہی تباہی کی آگ سے کئی ممالک میں خونی کھیل کھیلا. ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں معصوم اور نہتے شہریوں کا خون ناحق بہایا. شہر کی رونقیں، اسپتال، سکولز، کمیونٹی سینٹرز اور مذہبی عبادت گاہیں سب تباہ کر کے رکھ دیں. مکافات عمل کہیں یا انتہا پسند سفید فام امریکی صدر ڈونلڈ جے ٹرمپ کا ارادی مشن، دونوں صورتوں میں اب امریکہ ایسی آگ میں پھنس چکا ہے جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. گلی گلی شہر شہر ہونے والے احتجاج دنیا بھر میں پھیل گئے. کینیڈا، برازیل، ارجنٹائن، برطانیہ، یوروگوئے، میکسیکو سمیت لاطینی امریکی اور افریقہ کے کئی ممالک میں احتجاج کا یہ سلسلہ اب زور پکڑ چکا ہے. امریکہ بھر میں سیاہ فام شخص کی ہلاکت پر 7ویں روز بھی پرتشدد مظاہرے جاری ہیں. واشنگٹن اور نیو یارک میں جھڑپوں کے دوران 41 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے. نیو یارک شہر میں کرفیو نافذ کر دیا گیا، جبکہ واشنگٹن ڈی سی میں بھی رات 11 بجے سے صبح 6 بجے تک کرفیو ہے. 15 ریاستوں میں نیشنل گارڈز کا گشت جاری ہے، جو شہریوں کو قابو کرنے میں ناکام دکھائی دیتے ہیں. میامی سمیت کئی شہروں میں لوٹ مار کا سلسلہ بھی جاری ہے. پولیس نے مشتعل مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ کی. سیاہ فام شہری کے قتل کے خلاف احتجاج کرنے والے مشتعل مظاہرین اس قدر غصے میں آئے کہ ان کی جانب سے وائٹ ہاؤس پر چڑھائی کر دی گئی، جس کے دوران پولیس اور آرمی کے درمیان جھڑپیں ہوئیں اور اس دوران گولیاں بھی چلیں اور آنسو گیس کے شیل بھی چلائے گئے، جس سے اب تک درجنوں افراد زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ ملک گیر احتجاج کا سلسلہ مزید شدت اختیار کر گیا ہے. بدترین حالات کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ امریکی صدر کو خوف کے مارے اپنے بنکر میں چھپنا پڑا، اور اس موقع پر ٹرمپ نے بیان جاری کیا کہ اگر مظاہرین وائٹ ہاؤس میں داخل ہوئے تو خونخوار کتوں اور سیکورٹی اہلکاروں کا سامنا کرنا پڑے گا. ٹرمپ کے اس بیان کو مظاہرین نے اپنے لیے چیلنج سمجھا اور وائٹ ہاؤس کے احاطے میں داخل ہونے کی کوششیں شروع کر دی. ان حالات میں ڈونلڈ ٹرمپ کی حفاظت پر مامور امریکی سیکرٹ سروس کے اہلکار بکھلا گئے اور وہ انہیں وائٹ ہاؤس کے زیر زمین بنکر میں لے گئے، جسے دہشت گرد حملے یا جنگ میں صدر کی جان بچانے کے لیے خاص طور پر بنایا گیا ہے. اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جلتی پر تیل چھڑکتے ہوئے دھمکی دی ہے کہ اگر ریاستیں ابتر ہونے والے حالات پر قابو نہ کر سکی تو فوج تعینات کر دی جائے گی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ میں مظاہروں کو روکنے کے لیے فوج تعینات کرنے کے اعلان پر ہدف تنقید بن گئے. گورنرز کو مظاہرین پر قابو پانے کا حکم دینا ٹرمپ کو مہنگا پڑ گیا. ہیوسٹن کے پولیس چیف نے ٹرمپ منہ توڑ جواب دے دیا، کہا کہ اگر کچھ حالات کو امن کی طرف نہیں لا سکتے تو اپنا منہ بند رکھیں. Please, if you don't have something constructive to say, keep your mouth shut. Keep your mouth shut. Keep your mouth shut. Because you're putting men and women in their early 20s at risk.
امریکی پولیس نے جذبہ رحمدلی کے ساتھ احترام انسانیت کو بھی بالائے طاق رکھ دیا. حق مانگنے والے احتجاجی مظاہرین پر جنگی کتوں سے حملہ کروانا شروع کر دیا. وائرل ویڈیو میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص زمین پر اوندھا پڑا ہے اور کتے نے اس کا بازو منہ میں دبوچ رکھا ہے. پولیس اہلکار مصیبت میں پھنسے شخص کو مزید زدوکوب کر رہا ہے. جرمنی میں جاری فٹ بال لیگ میں شریک کھلاڑیوں نے بھی امریکی سے افواہ باشندے جارج فلائٹ کو انصاف دلانے کے لیے آواز بلند کر دی. میں کھیلے گئے میچ میں بھی کھلاڑیوں نے اسی طرح کے نعرے لکھے ہوئے جرسی پہنی ہوئی تھی. امریکی پولیس اہلکار کے ہاتھوں سے عوام شہری جارج فلائٹ کے قتل کے خلاف امریکہ سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے. بھارتی بربریت کی بات کریں تو وادی جنت نذیر میں بزدل بھارتی فوج نے ایک بار پھر آگ اور خون کا کھیل شروع کر دیا. مزید 2 بے گناہ کشمیریوں کو شہید کر ڈالا. 2 روز میں شہادتوں کی تعداد 15 ہو گئی. اس دنیا بھر سے رسوائی سمیٹنے والی مودی حکومت اور درندہ صرف بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر میں 69 کشمیریوں کے خون سے ہولی کھیلنے میں مصروف ہے. ہٹلر اور چانکیا پیروکاروں نے سفاکیت کی تمام حدیں پار کر دی. ریاسی دہشت گردی کی تازہ کارروائیوں میں مزید 14 کشمیریوں کو شہید کر دیا. قابض فوج نے سابقہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے رات کے اندھیرے میں اچانک گھر گھر تلاشی شروع کر دی، جس دوران مختلف علاقوں میں نوجوانوں کو گولیاں ماری گئیں. جوانوں کی شہادت کے بعد وادی میں امن و امان کی صورتحال مخدوش ہو گئی ہے. جگہ جگہ احتجاج کا سلسلہ جاری ہے. بھارتی فوجیوں کی جانب سے طاقت کا وحشیانہ استعمال بھی جاری ہے، جس سے کم از کم 200 افراد زخمی ہوئے ہیں. حریت قیادت نے بھی نوجوانوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے بھارتی بربریت کی شدید مذمت کی ہے. انہوں نے اپنے بیانات میں مودی کو واضح پیغام دیا کہ کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو دنیا کی کوئی طاقت دبا نہیں سکتی. انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، خوف کے بادل چھٹنے لگے. دنیا بھر میں کورونا کیسز میں کمی کے بعد خصوصی انتظامات کے ساتھ مختلف ممالک میں سکولز کھلنے لگے. ترکی میں بھی ریسٹورنٹس اور کیفیز کھول دیے گئے. کورونا کیسز میں کمی کے بعد دنیا بھر سے اچھی خبریں آنے لگی. برطانوی حکومت نے لاک ڈاؤن میں نرمی کا اعلان کیا تو انگلینڈ ریجن میں 2 ہفتوں کی بندش کے بعد سکول کھول دیے گئے. بچوں کو کلاسوں میں SOPs کے مطابق فاصلے پر بٹھایا گیا اور کلاس روم میں بچوں کی تعداد کم رکھنے کے لیے کلاسوں کو تقسیم بھی کیا گیا. انگلینڈ میں سکول کھل گئے ہیں، جبکہ اسکاٹ لینڈ اور شمالی ایئرلینڈ نے اگست میں سکول کھولنے کا اعلان کر رکھا ہے. آسٹریلوی ریاست نیو ساؤتھ ویلز میں بھی سکول دوبارہ کھل گئے. ترکی میں بھی لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد پارکس، بازاروں، کیفے، میوزیم، ریسٹورنٹ، ساحل، سمندر اور پروازوں کو کھول دیا.